रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि आरपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था 17 मार्च को हिंदी का, उसकी आंसर की जारी कर दी है। पेपर 1 और पेपर 2 की जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है, उसमें कौन-कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और किस-किस क्वेश्चन का क्या-क्या आंसर माना है, वही हम डिस्कस करेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर हमको लगा कि हाँ, ये आंसर गलत माना है, तो हम उस पे भी चर्चा करेंगे और इसके बाद पेपर के बाद हम उन क्वेश्चन्स को खोज कर लाएँगे आपके सामने, दोस्तों से बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन में डाउट है, कौन सा क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, किस पे अपन रेट लगा सकते हैं। तो पहले पेपर 1 के क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा और क्या आंसर माना है इसमें? ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है जो आपका पहला क्वेश्चन है ना आपके पेपर में वो हो सकता है अलग हो, लेकिन इन्होंने जो आंसर की डाली है ना, वो एक्चुअली में जो इनका जो पेपर डाला है ना वेबसाइट पे, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा ना, वहाँ देख सकते हो। तो जो पेपर डाला है ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर की डाली है। अर्थात उसका पहला क्वेश्चन ये है, तो उनका पहला आंसर भी इसी के अकॉर्डिंग है। हो सकता है आपका पहला क्वेश्चन अलग था आपके पेपर में और आपका पहला आंसर अलग हो, है ना? तो आप सिर्फ क्वेश्चन देखना और क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही है ना, वो बताना, ठीक है ना? और अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊँगा इनके सॉल्यूशन से आंसर, तो अपन सिर्फ जो आंसर है उसी पे चर्चा करते हैं, ठीक है? बाकी किसी क्वेश्चन को अगर डिटेल में समझाना हो ना, तो मुझे ज़रूर बताना आप, मैं पक्का उसको डिटेल में समझाऊँगा आपको। पहला क्वेश्चन है कि वयन सगाई का संबंध में कौन-सा असंगत है? वयन सगाई एक अलंकार है जो वीर रस का एक बहुत प्रसिद्ध अलंकार है, ठीक है ना? सूर्यमल मिश्र ने भी इसका प्रयोग किया है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है श्रृंगार रस की रचना में ये अलंकार अनिवार्यतः होता है। ये गलत हो जाएगा, पहला ही असंगत है यहाँ पे, है ना? तो 1 का हो जाएगा आंसर 1, ठीक है ना? पहले वाले का आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि ये एक प्रकार का जो है वो वीर रस का अलंकार है, ना कि श्रृंगार रस का। दूसरा प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन में विचारधारा के अंत की घोषणा करने वाले विचारक कौन है? 500,000 बार प्रश्न पूछा गया है ये, लेखक का मौत, ईश्वर की मृत्यु, किसने किसने ये विचार घोषणा की है? तो विचारधारा का अंत तो बहुत आसान है, डेनियल बेल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तीसरा प्रश्न है, हे पुरुष सिंह तुम भी वह शक्ति करो धारण, निराला कृत राम की शक्ति पूजा में ये कथन किसका है? निराला कृत राम की शक्ति पूजा में ये कथन किसका है? तो सबको पता है कि हे पुरुष सिंह तुम भी वो शक्ति करो धारण। जाहिर सी बात है विभीषण जी तो जो है ना, वो तो उनको तो अपनी बढ़ाई करने से, अपनी कमियां दिखाने से फुर्सत नहीं मिल रही थी। वो तो राम भगवान को बता रहे थे कि तुम कैसे अपना प्रण पूरा करोगे, कैसे ऐसे हार चुके हो, क्या हार मान ली, क्या पता नहीं क्या क्या, एक प्रकार से मतलब नेगेटिव बातें ज्यादा दिखाई दे रही थी। परंतु ये जो शालीन वार्तालाप है ना, शालीन तरीके से बातचीत है, ये होती है जामवंत से। तो जामवंत कहता है ये बात कि हे पुरुष सिंह तुम भी वह शक्ति करो धारण, ठीक है ना? मुख्य मुख्य जो संवाद है वो विभीषण के, जामवंत के और राम जी के, ये इसमें आसान कविता है, बहुत बढ़िया कविता है। चौथा प्रश्न है कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ना, वो ये है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने केवल पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही, पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत माना है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमको पता है कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। अगर पश्चिमी हिंदी भी आता ना, तो भी हम मान लेते कि हाँ यार सही है, लेकिन इसने कहा केवल पूर्वी हिंदी। ये तो कोई अज्ञानी ही बोल सकता है, इतनी बड़ी भाषाविद नहीं बोल सकती, अतः ये गलत हो जाएगा। सुनीति कुमार चटर्जी ने केवल पूर्वी हिंदी को हिंदी के अंतर्गत माना है, ये गलत है। यार हमको जो गलत है वही छांटना था। पांचवा प्रश्न है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? फिर से असंगत छांटना है। तो इसमें जो असंगत है ना, वो है कि वाक्य रचना की दृष्टि से हिंदी एक संश्लेषणात्मक भाषा है। संश्लेषणात्मक भाषा है, नहीं, गलत हो जाएगा ये। विश्लेषणा विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक भाषा है, न कि संश्लेषणात्मक भाषा है, ठीक है, याद रखना। बाकी ऑप्शन सही है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, अतः ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसका चयन करना रहा यहाँ पे। तो ये दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कि क्रिया विशेषण और क्रिया दोनों ही अविकारी माने जाते हैं, गलत है ये। अगर केवल क्रिया विशेषण की बात होती तो हम अविकारी मान लेते, मगर क्रिया तो हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ करते हैं, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो है वो होते हैं विकारी, न कि अविकारी, ठीक है ना? तो क्रिया विशेषण और क्रिया शब्द अविकारी माने जाते हैं। ये तो मुझे लाइव सुन रहे हैं अभी टेलीग्राम पे, आप अपनी आवाज़ को म्यूट कर लो, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है ना, डिस्टर्बेंस आ रहा है। सातवां प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे चयन करना है हमको। तो सातवें का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि आनंदवर्धन ने रस ध्वनि, गौण ध्वनि और अलंकार ध्वनि के नाम से ध्वनि का वर्गीकरण किया है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि यही आंसर माना है, क्योंकि रस ध्वनि, गौण ध्वनि और अलंकार ध्वनि के नाम से ध्वनि का वर्गीकरण नहीं किया है।
ध्वनि का वर्गीकरण देखें तो हम विवक्षित तान्य परवाच्य ध्वनि, अविवक्षित तान्य परवाच्य ध्वनि नाम से किया है, या फिर चित्र काव्य, गुणभूत काव्य, ध्वनि काव्य इस नाम से वर्गीकरण किया है। तो ये रस, गौण और अलंकार गलत हो जाएगा। अगर होता भी सही तो रस, वस्तु और अलंकार ध्वनि होता। तो पहला आंसर जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा और यही यहाँ पे सही उत्तर है। 8वां प्रश्न देखो आप, पृथ्वीराज रासो में जो पद्मावती समय है उसमें समुद्र शिखर का उल्लेख आया है किस रूप में, है ना? दुर्ग है वो, आसान क्वेश्चन है, दुर्ग के रूप में, है ना? समुद्र शिखर अति दुर्ग। लॉन्जाइनस के काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा सही में चिन्ह नहीं है, कौन सा सर्व चिन्ह नहीं है, इसको हमें बताना है। तो जो हमारा सही आंसर है 9वें में, वो क्या माना गया है? 9वें में जो आंसर माना है वो माना है कि उन्होंने अपने सिद्धांत में उदात्त कला की प्रेरक भावनाओं को और धारणाओं का विश्लेषण किया है। उदात्त कला की प्रेरक भावनाओं और धारणाओं का विश्लेषण किया है। ऑफिशियल आंसर की में 9 का तीसरा उत्तर सही माना है, ठीक है ना? तो ये आप चेक कर लेना, 9 का जो सही उत्तर होगा वो 3 माना है। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसको थोड़ा सा चेक करके बताना पड़ेगा, ठीक है ना? बाकी इसका जो फिलहाल आंसर है वो है 9 का 3, ठीक है। उसके बाद अगला हो जाएगा अपना 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कहता है, चेक करते हैं कि वक्रोक्ति सिद्धांत के अनुसार कौन सी कथन सुसंगत नहीं है। वक्रोक्ति सिद्धांत की बात की जा रही है यहाँ पर। तो वक्रोक्ति सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि इसका एक भेद पद पूर्वार्ध वक्रता भी है जिसमें अलंकारों का विधान है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? बाकी वक्रोक्ति जीवितम प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक है, और प्रकरण वक्रता भी एक भेद है, ये भी सही है। तो मैंने जब आपको वक्रोक्ति सिद्धांत बताया था तो 6 के 6 भेद बताए थे मैंने आपको, लेकिन पद पूर्वार्ध वक्रता है जिसमें अलंकारों का विधान नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? पद पूर्वार्ध वक्रता के कुछ भेद होते हैं वो अलग है, पर उसमें हम अलंकार नहीं पढ़ते हैं। 11वां भेद है, छप्पय छंद में से कौन सा गलत है? छप्पय छंद के बारे में कौन सा असंगत है? कि छप्पय छंद की गणना अर्थ सम छंदों में की जाती है, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। हमको गलत ही छांटना था, क्यों? क्योंकि छप्पय छंद की जो गणना है वो अर्ध सम छंदों में नहीं की जाती है। ये एक विषम मात्रिक छंद है, जो जिसे हम संयुक्त छंद भी कहते हैं, संयुक्त छंद भी 2 छंदों से मिलकर बनता है, ये रोला और उल्लाला से, ठीक है। 12वां प्रश्न देखो, अव्यवभाव समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? प्रतिदिन है, एकाएक भी है, भरपेट भी है, अनाचार नहीं है, ना? अनाचार जो है वो नन तत्पुरुष का उदाहरण है। नन तत्पुरुष होता है कि नन, उसका उदाहरण है। प्लेटो के संबंध में कौन सा विषय गलत है, ठीक है ना? तो प्लेटो कहता है पहले ऑप्शन में कि ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को जागाता है, यही गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हमने प्लेटो का सिद्धांत पढ़ाया था, हमने पढ़ा था, तो वहाँ पढ़ा था कि जो ट्रेजेडी का लेखक है ना, हमारे विवेक का पतन करता है, न कि विवेक को जगाता है, हमारे विवेक को नष्ट करता है। ये हमने पढ़ा था, मैंने बहुत अच्छे से जोर देकर आपको समझाया था। तो 13वें का उत्तर हो जाएगा 1। प्रत्येक वक्रता किस वक्रता के अंतर्गत समाहित है? जब मैंने आपको वक्रता के 6 भेद बताए थे, तब मैंने कहा था पद परार्ध वक्रता को ही प्रत्यय वक्रता कहते हैं और वाक्य वक्रता को वस्तु वक्रता कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो जो अभी सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं संस्कृत विभाग वाला, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो इस पेपर को अच्छे तरीके से करके जाएं, ठीक है। 15वां प्रश्न देखो कि तुलसी कबंध केसो धाय वो विचारो बंध, धंध देखियत जग सोचे परिणाम को। तो तुलसी कबंध जब मैंने कवितावली पढ़ाई थी, तो ऑफिशियल जो कवितावली है उसमें लिखा हुआ था शब्द अर्थ और उसकी व्याख्या। तो मैंने कहा था कि ऑफिशियल में शब्द अर्थ दिए हुए हैं, तो शब्द अर्थ से प्रश्न आना जाहिर सी बात है। तो कबंध मैंने इंटरलाइन करवाया था कि सिरहीन शरीर ये पूछा जाएगा, और कवितावली के तो भगवान की कृपा से 2-4 प्रश्न जो भी आए हैं हमारे पढ़े हुए आए हैं, ठीक है। सिरहीन शरीर। 16वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो परिच्छेद का यहाँ पे संधि विच्छेद सही नहीं है, परि प्लस छेद होगा, परिस प्लस छेद नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 17वां क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो इसमें कौन सा होगा सही उत्तर। जो सही माना है टी.एस. इलियट ने, तो वो माना है चौथा ऑप्शन, कि इनका निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत कोलरिज की काव्य संबंधित मान्यताओं के अनुकूल था। गलत हो जाएगा, अनुकूल कैसे हो सकता है? कोलरिज जो है वो स्वतंत्रवादी आलोचक है, जबकि जो टी.एस. इलियट क्लासिकवादी है, ठीक है ना, शास्त्रवादी हैं। वो जो होते हैं वो तो कोलरिज के स्वतंत्रवाद का विरोध करने के लिए अपना काव्य लिखा है या अपने ग्रंथ लिखे हैं, तो अनुकूल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी प्रतिकूल है, हुआ है ना, प्रतिकूल है न कि अनुकूल है। इसलिए 17 का आंसर 4 हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि में कौन सा कथन सही नहीं है भाई? कि अनुकरण भी एक सृजन क्रिया है, ठीक है। और ये तीसरा ऑप्शन देखो आप, कि अनुकरण के संबंध में अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न नहीं है। अरे कैसे नहीं है भाई? प्लेटो का सिद्धांत अलग है, अरस्तु का मत अलग है ना। वो बात मानी कि प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु,
परंतु प्लेटो से भिन्न उन्होंने अलग व्याख्या दी है अनुकरण की, अतः ये गलत हो जाएगा और यही हमारा सही उत्तर है, क्योंकि जो सही नहीं है वही छाटना था। 19वां प्रश्न है कि राम बिहाई मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कभी कोकिल हो की। अपने सर पे हाथ रख के बताइए अपने सीने पे कि मैंने नहीं बताया था कि आपको कि कभी कोकिल हो पूछेगा वहाँ पर, ऑप्शन में तुलसीदास भी रहेगा, वाल्मीकि भी रहेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या उत्तर चूज करो। तो इसका हो जाएगा वाल्मीकि, कि राम की जगह मरा मरा जपते हुए है, जो कवि कुल के सबसे बड़े हैं वाल्मीकि, उनकी भी गति सुधर गई कैसा है बिल्कुल। तो राम नाम का महिमा बताते हुए ये पंक्ति यहाँ पे बताई गई थी, सही उत्तर होगा वाल्मीकि भी। 20वां प्रश्न है कि कुबेर नाथ राय का राघव करुण रसों में वर्णित विचारों के अनुसार नए साहित्य में करुण रस की नवीनतम स्थिति किसे माना गया है। तो करुण रस की जो नवीनतम स्थिति है वो निर्वासन को माना गया है, निर्वासन को। ठीक है, आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। वैसे भी इसमें निर्वासन की और त्रासदी की ही बात की गई है, तो निर्वासन यहाँ पे सही उत्तर होगा। 21वां प्रश्न है कौन सा असंगत है काव्य हेतु की दृष्टि से। तो ये देखो, रुद्रट के अनुसार प्रतिभा के दो भेद माने गए हैं, ये गलत है। सहजा और जन्मजात नहीं होगा, बल्कि सहजा और आहार्य होता है, सहजा और आहार्य, ठीक है ना। ताकि ये गलत हो जाएगा, ये काव्य हेतु की दृष्टि से असंगत है ये। 22वां प्रश्न देखो, कोलरिज और उनके कल्पना सिद्धांत के बारे में कौन सा गलत है। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि यदि संपूर्ण विश्व भगवान का प्रत्यक्षीकरण है ना, तो मनुष्य का जगत भी ईश्वर का ही प्रत्यक्षीकरण है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि कोलरिज मानते हैं कि यदि संपूर्ण विश्व भगवान का प्रत्यक्षीकरण है, तो मनुष्य का जगत जो है ना, मनुष्य का प्रत्यक्षीकरण है, न कि ईश्वर का। अतः पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी दूसरा तीसरा चौथा सही है। 23वां प्रश्न देखो कि जीवन में संयम और आहार विहार में नियम यही असली राज है उनकी गठी हुई देह और गरिमामय व्यक्तित्व का। महाबोध उपन्यास में ये कथन किसके लिए है। ये महाबोध में नायक भी कह सकते हैं, या इनके इर्द गिर्द ही पूरा उपन्यास घूमता है। दाह साहब के लिए पंक्ति आई है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है। 24वां प्रश्न देखो, कफन कहानी के संदर्भ में कौन सा गलत है। देखो, इसमें देखो दिया हुआ है कि कहानी में घीसू और माधव को बुधिया को मरने जीने की चिंता बराबर बनी रहती थी, गलत हो जाएगा। बिल्कुल भी इनको चिंता नहीं थी, उनको तो ये चिंता थी कि कहीं मैं उससे मिलने जाऊं बुधिया से, तो पीछे से मेरा शकरकंद या आलू जो है वो न खा जाए, है ना। तो उनको उसके दर्द की बिल्कुल चिंता नहीं थी, उनको अपने स्वार्थ की, अपने भूख की चिंता रहती थी। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत कथन है। 25वां प्रश्न है, नर्मदा का नाम मैकल सुताबी है, यहाँ पे मैकल शब्द किसके लिए आया है। और जब हमने सौंदर्य की नदी नर्मदा पढ़ी थी, तब पढ़ा था मैकल सुता अर्थात अमरकंटक से निकलने वाली, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नर्मदा, अतः मैकल सुता भी कहते हैं। 26वां प्रश्न है कि चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। अब मुझे ये बताओ, आत्मसम्मान किसका था वहाँ पे, सेल्फ रिस्पेक्ट। होरी की तो बिल्कुल भी नहीं थी, होरी तो दब्बूपन जैसा आदमी था वो तो, है ना। जो ये चिरस्थायी जीर्णावस्था है, उसमें उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था, और वो है धनिया, धनिया के आत्मसम्मान को, ठीक है ना, धनिया के लिए ये पंक्तियां आई हैं। 27वां प्रश्न है, बरसों मघा झकोरी झकोरी। तो मघा यहाँ पे नक्षत्र है, तो मघा समझ के माघ नहीं लगाना है आपको, मघा नक्षत्र आता है भादो महीने में, ठीक है ना। तो नागवती योगखंड के लिए इस महीने का अंतर्गत आता है ये भादो महीने में, ठीक है। 28वां प्रश्न है कि करोचे और उसके अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन सा गलत है। तो जो यहाँ पे गलत है वो ये है कि कला के उत्कृष्ट होने के लिए आवश्यक है कि विषय वस्तु भी उत्कृष्ट हो, ये गलत है। क्योंकि कभी भी क्रोचे जो है ना, वो विषय वस्तु की बात नहीं करता है, क्योंकि वो कला में नैतिकता और अनैतिकता को नहीं देखता है। वो कहता है कला कभी भी नैतिक और अनैतिक नहीं होती है, कला हमेशा सर्वश्रेष्ठ होती है, अपने भिन्न जिस भी रूप में होती है। अतः उस कला के लिए विषय वस्तु उत्कृष्ट हो या भिन्न या निम्नतम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः वो विषय वस्तु के उत्कृष्ट होने की बात नहीं करते हैं, अतः ये गलत हो जाएगा। 28वें का 4, ठीक है। 29वां है कि इनमें से रस विषयक कौन से कथन गलत है, रस विषयक है ना। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ, कि जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलम्बन कहा जाता है। कैसे, जिसके अंदर स्थायी भाव जागृत होगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ही रस भी पैदा होगा, और जिसके अंदर रस की स्थिति पैदा होती है वो आश्रय कहलाता है, न कि आलम्बन, ठीक है ना। अतः यहाँ पे आलम्बन नहीं आएगा, आश्रय आएगा। 29वें 3 हो जाएगा। इनमें से किसमें अक प्रत्यय नहीं है। धावक में है, पाठक में है, लेखक में है, सप्तक में अक प्रत्यय नहीं है, सप्तक में नहीं है, ठीक है। यह भी मैंने बहुत बार करवाया है कि किस संधि में गलत शब्द है,
तो वर्ष ऋतु में सही है, लेकिन एक एक में गलत हो जाएगा। एक एक में डबल ए आता है, तो एक एक आसान क्वेश्चन था, गलत नहीं होना चाहिए था। शुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पे? इस पत्र में कहा है वो कल आएगा, कहा नहीं होगा, लिखा है, इस पत्र में लिखा गया है। मैं वहाँ कई बार जा आया हूँ, जा और आया गलत हो जाएगा। इस बात का स्पष्टीकरण करने, देखो करण और करने एक ही शब्द है, इसलिए दो दो बार आया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन सीता ने माला गूंथ ली, ये सही हो जाएगा, ये शुद्ध है यहाँ पे, ये है ना। सीता ने माला गूंथ ली, ये शुद्ध है और सही भी है ये। अगर आटा होता तो गूंदना आता उसमें, ठीक है ना, आटा गूंद लिया और माला के लिए गुथली आएगा। 33वां प्रश्न है, पलनु पीक अंजर अधर धरे महावर बाल, आज मिले सो भली करी भले बने हो लाल। अर्थात जब नायिका ने अपने पति को या अपने प्रेमी को देखा है कि वो किसी और के साथ रंगरेलियां बना के आया है, क्योंकि उसके चेहरे पे क्या हो गया ना, निशान लगे हुए हैं दूसरे के साथ होकर आने के, पलनु पीक, क्योंकि उसके पलकों पे क्या लगा हुआ, पीक लगा हुआ है, यानी जो पान वगैरह खाते हैं ना उसका पीक कैसे लगा हुआ है, क्योंकि नायिका ने हो सकता है उसकी आंखों को चुमा हो। अंजन अधर, और आंखों पे क्या लगा हुआ है, वो लगा हुआ है क्या बोलते हैं, काजल, नायक के, क्योंकि उसने क्या होगा, प्रेमिका के आंखों को चूमा होगा, है ना। और धरे महावर भाल, और महावर जो भाल है ना, भाल में महावर लगा हुआ है, तो उसको समझ में आ गया कि यार ये पक्का किसी के साथ सोकर आया है या किसी के साथ रंगरेलियां बना के आया है। तो इसमें ये जो बात कर रहे हैं, ये ऐसी नायिका को हम खंडिता नायिका कहते हैं, जबकि खंडिता नायिका नायक से कह रही है। जब बिहारी सत सही पढ़ी थी तब मैंने इस दोहे को बड़े ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट बता के आपको बताया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आगे हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आएगा संस्कृत विभाग की, उसकी भी तैयारी करेंगे। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है KEH हिंदी के नाम से, या कोटा एजुकेशन हब लिखोगे तो भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जुड़ सकते हैं, वहाँ हम लाइव क्लास भी लेते हैं। 34वां प्रश्न देखो कि रस विषय कौन सा कथन सही नहीं है। रस के संदर्भ में यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है 34वें वाले में। तो देखो दूसरा ऑप्शन ये होगा यहाँ पे सही, कि आलम्बन के अंतःकरण में उद्दीप्त परिष्ट पुष्ट होकर स्थायी भाव ही रस में रूप में परिपूर्ण हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। कि आलम्बन के अंतःकरण में नहीं, बल्कि आश्रय के अंतःकरण में क्या होता है, रस की स्थिति उत्पन्न होती है। सेम ऊपर पढ़कर आए हैं, सेम बात ही नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, और जाहिर सी बात है यार, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव क्षण स्थायी होते हैं, ये कुछ देर के लिए होते हैं, बुलबुलों के समान होते हैं, है ना। 35वां प्रश्न देखो, रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्य। 1000 बार लाख बार ये पंक्तियां कराई हुई है मैंने, कि रमणीय अर्थ को प्रतिपादक करने वाले शब्द ही काव्य कहलाते हैं। पंडित राज जगन्नाथ की पंक्तियां हैं, बहुत आसान है, मैं ये नहीं कहूँगा मैंने बताया था, पर ये बहुत आसान पंक्तियां हैं, ठीक है ना, क्योंकि लाखों बार एग्जाम में आ चुकी है, हर कोई बताता है इसको, तो है ना। 36वां है कि इनमें से किसमें अनुपसर्ग है। सिर्फ अनुवीक्षण में ही अनुपसर्ग है, अनु प्लस ईक्षण मिला के ये शब्द बनता है, अनु प्लस ईक्षण अनुवीक्षण, क्योंकि अनुचित में अन हो जाएगा, अन प्लस उचित, अन प्लस आर्य, अन प्लस उपस्थित, ठीक है ना, अनुवीक्षण सही उत्तर होगा यहाँ पर। 36वां प्रश्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कि दोष रहित गुण सहित तथा यथासंभव अलंकार युक्त शब्द और अर्थ क्या कहलाते हैं, काव्य कहलाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि मम्मट की पंक्तियां नहीं देकर मम्मट का डायरेक्ट पंक्तियों का अर्थ दे दिया काव्य लक्षण से संबंधित। तो मैंने आपसे कहा था हमेशा कि अगर आपको पता नहीं चलेगी किसकी पंक्तियां हैं और ऑप्शन में मम्मट दिख जाए ना, बिना कहीं मम्मट लगा देना, क्योंकि मम्मट इतना ज़्यादा सटीक और सही बैठता है, तो मम्मट इसका आंसर होगा। 38वां प्रश्न है कि कौन सा विकल्प जो है गलत है ना। तो मेवाती उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की बोली है, ढूंढाड़ी मध्य पूर्वी राजस्थान, ये गलत हो जाएगा दूसरा, क्योंकि मालवी जो है ना पूर्वी राजस्थानी की नहीं है, बल्कि दक्षिण के आसपास बोली जाती है, ये तो पूर्वी राजस्थानी गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये देखो 39वां प्रश्न, कि रोज कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब रोज कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, तो चौथा ऑप्शन देखो आप, कि कहानी उल्लासपूर्ण वातावरण में घूमती है, ये गलत हो जाएगा, नहीं घूमती है। पहली पंक्तियां पढ़ के ऐसा लगता है जैसे कोई भूत वीरान की कोई कहानी ऐसे पढ़ रहे हैं अपन, बहुत ही एकदम कुंठा से भरी पूर्ण, एक प्रकार से दुखी दुखी वातावरण है, एकदम थका हुआ सा, उल्लासपूर्ण वातावरण बिल्कुल भी नहीं है। बाकी कहानी बहुत बढ़िया है, मुझे तो बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में, और बहुत शानदार कहानी, सबको पढ़नी चाहिए, अज्ञेय की कहानी है। 40वां प्रश्न है कि प्लेटो से संबंधित कौन सा कथन भाई सही नहीं है, प्लेटो से संबंधित, है ना। तो इसमें क्या होगा सही उत्तर, कि उनके अनुसार सत्य वो है जिसके अनुसार व्यक्ति और समाज का आर्थिक स्तर सुधरे, नहीं, गलत हो जाएगा, बल्कि वो नैतिक स्तर सुधारना चाहते हैं, विवेक का वो एक प्रकार से जागृत करना चाहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आर्थिक स्तर सुधरे, ये गलत हो जाएगा, नहीं।
पहली बात तो काव्य को महत्व नहीं देते हैं, पर वो व्यक्ति और समाज का आर्थिक स्तर की जगह बौद्धिक स्तर बढ़ाना चाहते हैं और नैतिक स्तर बढ़ाना चाहते हैं। 41वां प्रश्न है कि टी.एस. इलियट के काव्य सिद्धांत में कौन सा विकल्प गलत है? तो टी.एस. इलियट जो है किस बात को नहीं स्वीकार करते हैं? तो 41वें में जो ऑफिशियल आंसर की में जो सही माना है आंसर, वो माना है दूसरा, कि इलियट जो है ना एकता में अनेकता को रूपायित करने के लिए परंपरा को आवश्यक मानते हैं। ठीक है ना? तो अब कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये गलत है। इलियट जो है एकता में अनेकता को रूपायित करने के लिए परंपरा को आवश्यक नहीं मानते, बल्कि अनेकता में एकता को रूपायित करने के लिए परंपरा को आवश्यक मानते हैं। ठीक है ना? इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट रहेगा, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर की में गलत दे रखा है या जिसमें रिट लगाई जा सकती है, उसका अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है। 42वां प्रश्न है कि मारा ओलग या घर आजोरी में मीरा द्वारा किसे बुलाने की कामना नहीं की गई है? अब यहाँ ओलगिया क्या हो जाएगा? प्रवासी होगा ही सही, क्योंकि परदेसी पिया। कृष्ण तो है ही सही, प्रियतम भी है ही सही, लेकिन मित्र को नहीं बुला रही है यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रवासी कृष्ण प्रियतम को बुला रही है। 43वां प्रश्न है कि ये नहीं रहा नर व नर का राक्षस से रण, ये पंक्तियां किसने कही है? ये राम जी ने कहा है। जब विभीषण वगैरह सुग्रीव के वो बैठे रहते ना जामवंत वगैरह, तो जब विभीषण जी तो उनको 4 बातें सुनाते हैं जबरदस्ती की, फालतू फालतू, तब कहते हैं राम जी भाई अपनी औकात में रहे, ये नर वानर का नहीं रहा है, साक्षात शक्ति बैठी हुई है उस रावण की गोद में। समझा? तो वैसा है, बिल्कुल इतना आसान नहीं रहेगा उसको हराना। विभीषण जब ज्ञान बांटता है तब राम जी आंसर देते हैं, तब फिर जाके जामवंत जी बोलते हैं, बोला कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना प्रभु। 44वां प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में माना गया है? तो पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो अर्धमागधी से होता है। अर्धमागधी के अंदर हम पूर्वी हिंदी को पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम 3 भाषा पढ़ते हैं, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 45वां प्रश्न है कि प्लेटो के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना? तो प्लेटो क्या मानते हैं, कौन सा सही नहीं है ना? कि वे साहित्य में ऐन्द्रिक आनंद को प्रमुख तत्व मानते थे, ये गलत हो जाएगा। प्लेटो जो है ऐन्द्रिक आनंद को तो मानते ही नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि इंद्रिय सुख मिले, नहीं है ना? ये गलत हो जाएगा। कि वे ऐन्द्रिक आनंद को प्रमुख तत्व मानते थे, ये गलत हो जाएगा। 46वां प्रश्न है अलंकार से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो चौथा ऑप्शन देखो आप, कि जब सादृश्य के कारण उपमेय को उपमाय मान लिया जाए, उपमेय को उपमान मान लिया जाए, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। जब सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाए तो संदेह अलंकार होता है, गलत हो जाएगा। जब उपमेय को उपमान मान ही लिया गया है तो वहां पर संदेह नहीं होगा, बल्कि भ्रांतिमान अलंकार होगा, भ्रांतिमान, क्योंकि यहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया गया है। जैसे क्या होता है ना कि ओस की बूंदों को अंश जो है वो मोती समझ कर चुगने लग जाता है। संदेह तो वहां होगा जहाँ पे अथवा या वाली कंडीशन रहती है। 43वां प्रश्न देखो, हम तो कहना केले की भूखी, सूरदास देखी दृढ़ता गोपिन की, ऊधो ये व्रत पायो। तो जब सूरदास कहते हैं कि जब गोपियों की ये सब देखी ना दृढ़ता, तो ऊधो ने भी भाई ये प्रेम का पाठ सीख लिया, मतलब व्रत का अर्थ होगा प्रेम का पाठ। ठीक है ना? और कहे कृपा निधि हो कृपाल हो प्रेम पठन पढ़ायो, अर्थात प्रेम का पाठ जो है पढ़ा दिया है और प्रेम का पाठ पढ़कर आ चुका है उद्धव भी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 47वें का 3 हो जाएगा आंसर। 48वां है कि आनो तुम चौवान वर अरु कही संदेश, सांस शरीरी जो रहे प्रिय पृथ्वीराज नरेश। पद्मावती समय में कथन कौन और किसके सामने कह रहा है? भाई ये कह रही है पद्मावती तोते के सामने, कि तू जा और ये लेटर लेके चल जा मेरा, और बोल देना कि ये लेटर पढ़ते तुम तुरंत चले आना, वरना मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। पद्मावती बोलती तोते से कि पद्मावती समय अलग रचना है और वो पद्मावत अलग है, जायसी की, वो जायसी की पद्मावती अलग है और पृथ्वी राजस्व में पद्मावत अलग है। 49वां प्रश्न है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन का प्रमुख आधार है द्वंदात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। दूसरा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे। 50वां प्रश्न है गदल कहानी के अनुसार कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो चंपा और चमेली की शादी हो चुकी थी, निहाल की 2 बहनें भी थी, चंपा और चमेली। गदल के पति का नाम गुन्ना था और इनकी मृत्यु हो चुकी थी, और निहाल गदल का इकलौता बेटा था। अगर निहाल गदल का इकलौता बेटा था तो फिर चंपा और चमेली कहाँ से आए, और चंपा और चमेली की शादी कहाँ से हुई? ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल भी इकलौता बेटा नहीं था, नारायण नाम का भाई भी था और कुछ बहनें भी थी। बहुत बढ़िया कहानी है, रांगे राघव की कहानी है, मजा आ जाता है पढ़कर। 51वां प्रश्न है विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वो तरण था जिसके पकड़े हुए वो सागर को पार कर रही। ये किसके विषय में कहा गया है? ये कहा गया धनिया के विषय में,
क्योंकि जो है होरी की मृत्यु हो जाती है तब ये कथन आता है, या फिर धनिया के संदर्भ में आता है, होरी से मिलता जुलता है ना, धनिया से संबंधित। 52वां प्रश्न है, काव्यम यशस्य अर्थ करते उपदेश युजे, अर्थात काव्य का प्रयोजन क्या क्या है? यश, धन, लाभ, व्यवहारिक ज्ञान, अमंगल का नाश, आनंद की प्राप्ति और कांता समेत उपदेश। तो मैं जब आपको काव्य प्रयोजन पढ़ाए थे तब मैंने 6 काव्य प्रयोजन बताए थे आपको मम्मट के। इसमें शिवे तरसत है, ये अमंगल का नाश वही होता है ना, कांता समेत उपदेश, यश की प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान, ये हो जाएगा मम्मट का काव्य प्रयोजन ही है। काव्य प्रयोजन ये मत किसका है? मम्मट का। 53वां प्रश्न देखिए, अरस्तु के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अरस्तु क्या मानते हैं कि वे त्रासदी के नायक के लिए पूर्णतः साधु और सदाचारी होने की बात करते हैं। अगर त्रासदी का नायक पूरी तरीके से साधु और सदाचारी होगा तो क्या आम आदमी से रिलेट कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा ना। त्रासदी का जो नायक है वो आम आदमी के समान होना चाहिए एक प्रकार से, उसमें सारे के सारे अच्छे अच्छे गुण नहीं होने चाहिए, कुछ वो गलतियां भी वो करना चाहिए जो कि आम आदमी करता है। जैसे गोदान जैसे इतने बड़े महाकाव्य का जो नायक है होरी, क्या वो पूर्ण तो साधु या सदाचारी है? क्या नहीं ना। जहाँ उसको चीटिंग करने का मौका मिलता है वो चीटिंग करता है, और ये एक मानवीय गुण है। ऐसा नहीं है कि चीटिंग करना गलत है, मानवीय स्वभाव है वो कि जब उसको चीटिंग करने का मौका मिलता है वो चीटिंग करता है। तो ये गलत हो जाएगा कि अरस्तु ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा है कि जो त्रासदी का नायक है वो पूरी तरीके से साधु और सदाचारी होता है, गलत है ये। 54वां प्रश्न देखिए, लॉन्जाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? तो लॉन्जाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं के लिए है ना, तो लॉन्जाइनस जो है ना, कल्पना को उन्होंने भाव इतनी प्रतिभा की देन माना, ये गलत हो जाएगा। बल्कि कल्पना को उन्होंने कार इतनी प्रतिभा की देन माना है, न कि भाव इतनी। कार इतनी प्रतिभा कवि की स्वयं की प्रतिभा होती है, भाव इतनी प्रतिभा का संबंध कवि से नहीं होता है, सहृदय पाठक से होता है। अतः कल्पना जो है कार इतनी प्रतिभा की देन है, न कि भाव इतनी की। 55वां प्रश्न देखिए, पद्मावती समय के बारे में कौन सा कथन गलत है? कि पद्मावती के पिता का नाम समुद्र शिखर है। नहीं, समुद्र शिखर तो दुर्ग है, पिता का नाम तो विजयपाल है, अतः यही गलत हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा एक। ठीक है। 56वां प्रश्न देखिए, भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से, लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता। जब अंधेरे कविता पढ़ाई है मैंने आपको, तब मैंने बताया था कि पाषाण मूर्ति है तिलक की, ठीक है ना, तिलक की जो पाषाण मूर्ति थे उसके नाक से खून बह रहा है। तो अंधेरे में कविता में ये बात किसके लिए कही है? मुक्तिबोध ने तिलक के बारे में, कि किसके नाक से खून टपकता है? तिलक की नाक से। 57वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो, अनैतिकता में भी उपसर्ग है आगे, अलग के नैतिकता, विषमता में भी उपसर्ग है, निष्ठुरता में भी निश है, आधुनिकता में नहीं है, आधुनिकता में ता प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय है न कि उपसर्ग। क्रिया से बनी भाववाचक संख्या नहीं है। देखो, चढ़ाई भी क्रिया से बनी है, बहाव भी बनी है, दौड़ भी बनी है। ममता जो है क्रिया से बनी हुई भाववाचक संख्या नहीं है, अतः सही उत्तर हो जाएगा ममता। एक एक यहाँ सही उत्तर होगा एक। ठीक है। 59वां प्रश्न देखो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून का बढ़ना एक अभ्यास जन्य सहज वृत्ति माना है। लेखक द्वारा उक्त निबंध में वर्णित अन्य सहज वृत्तियों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अर्थात जो अपने आप हो जाता है, जिसको हमको ट्राई नहीं करना पड़ता, जैसे नाखून काटो अपने आप बढ़ जाएगा, फिर ना, ये तो सही हो ही जाएगा। केशों का बढ़ना काटो ये भी हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं होगा। दांत का दोबारा उठना ये भी अपने आप ही उठता है, हमारे ऊपर नहीं होता। पलक आप कितना भी रोको गिरेगी गिरेगी। अतः जो सही उत्तर होगा रोंगटे खड़े होना। इसका उल्लेख नहीं किया गया है ना, इस बात की वृत्ति का उल्लेख वर्णन नहीं किया गया है नाखून के बढ़ते में। हाँ, हो सकता है कि रोंगटे में अपने आप ही खड़े होते हैं, हमारे ऊपर तो है ही नहीं, पर इसका उल्लेख जो है ना अभ्यास जन्य सहज वृत्ति में नहीं माना है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है, 1952 में आया था यह संग्रह। बहुत बढ़िया है, बहुत आसान भी है, याद रखना है ना। पूछती है वे कौन, मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में कविता के भाषा प्रवाह के अनुसार कौन पूछता है? पूछती है कौन? हृदय की धक धक पूछती है, हृदय की धक धक। ठीक है। अभी तक हमने जो प्रश्न किए हैं 60, इनमें से अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट है आपको, हो सकता है मैंने आपको एक ऑप्शन सही बता दिया, जो सही है आंसर की में माना है वो बता दिया। अगर आपको किसी और ऑप्शन में डाउट लगता था कि नहीं नहीं ये होना चाहिए था, तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। मैं पक्का विस्तार से आपको समझाऊंगा कि यार जो दूसरा ही माना है वो क्यों माना है, और तीसरा जो नहीं माना है, जो आपके अनुसार सही होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है, वो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है। 61वां प्रश्न देखिए,
एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा ये सुंदर संगीत कौन, कुतूहल रह न सका फिर मौन। जब वो मनु बैठा हुआ था हताश निराश एकदम दुर्बलता के साथ, तब उसने जैसे मस्त मस्त आवाज सुनी इसकी श्रद्धा की कि कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप धरा की धारा से अभिषेक, है ना। कौन कर रहे तुम निर्जन का चुपचाप प्रभु की धारा से अभी इस तरह एक पंक्ति आती है। और जब वो देखता है श्रद्धा की आवाज़ सुनता है तो उसके मन में आता है कि यार, है ना, ये क्या हो गया एक प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे किसकी दशा का वर्णन किया गया है यहाँ पे, देखो शरीर में बिजली सी दौड़ जाना ये भी सही है, इन पंक्तियों में त्रुटिपूर्ण वाला व्याख्या बताना है यहाँ पे, है ना। आश्चर्यचकित हो जाना ये भी सही बात है, विशेषण विपर्य अलंकार है ये भी ठीक है। पर ये 3 ऑप्शन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना पहला है कि श्रद्धा की मनोदशा का वर्णन नहीं। श्रद्धा को देखकर यहाँ पे मनु की मनोदशा का वर्णन है, मनु की मनोदशा का, है ना। इसलिए पहला गलत हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण व्याख्या है ये, है ना। 62वां देखो कि खरी पातरी कान की को भाव बानी, अर्थात खरी पातरी कान की में व्यंग्यार्थ क्या है ना। अर्थात तेरे कान कैसे हैं। 62वें का आंसर माना है इन्होंने, क्या माना है 62 में 3, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने आपसे जब पढ़े तो तभी हमने बोल दिया था खरी पातरी कान की, अर्थात पान पतले पतले कान नहीं है, बल्कि खरे पातरे कान के अर्थ है कि ऐसी कान की कि कान कच्चे कान की, अर्थात तुरंत विश्वास कर लेने वाली किसी बात का, अतः बिना विचारे शीघ्र विश्वास कर लेने वाली, अतः 3 आंसर होगा इसका। कि इसका अर्थ क्या है, बिना विचारे शीघ्र विश्वास कर लेना। 63वां हो जाएगा कि कौन सा विवरण सही नहीं है। विशेषण शब्द संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं, इसमें जो आंसर है वो बताता हूँ मैं आपको डायरेक्ट 63 में। इस सभी विशेषण जो है वो विकारी होते हैं, ठीक है ना। ये इसमें आंसर सही माना है, क्योंकि जो है ये विवरण सही नहीं है, क्योंकि विशेषण जो है वो कुछ कुछ अविकारी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए सभी विशेषण शब्द विकारी होते हैं, ये गलत हो जाएगा। वैसे विशेषण आता तो विकारी के अंदर ही है, लेकिन इसने कहा ना कि विशेषता बताने वाले विशेषण, तो सभी विकारी होते हैं, ये गलत है यहाँ पे, है ना। 3 आंसर होगा। 64वां है कि इलियट के काव्य सिद्धांत के अनुकूल कौन सा सही नहीं है। इसमें माना है दूसरा आंसर कि व्यक्ति के लिए व्यक्तिकरण से कला विज्ञान की स्थिति में पहुंच सकती है। तो व्यक्तित्व के लिए व्यक्तिकीकरण से नहीं, बल्कि निर्व्यक्तिकरण होना चाहिए था, यहाँ पे व्यक्तिकरण नहीं होना चाहिए। अतः दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये गलत है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है ना, इसलिए दूसरा सही हो जाएगा, गलत का चयन करना था अपन को। 65 वाला देखिए, 65 वाला प्रश्न कि मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। और इसमें तीसरा ऑप्शन कहा है कि समाजवादी यथार्थ को सर्वहारा वर्ग के संघर्ष में सहायक होना चाहिए, है ना। बल्कि यहाँ पे समाजवादी यथार्थ को जो है सर्वहारा, 65वें का आंसर माना है इन्होंने 4, 65वें का आंसर 4 माना है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये सही है। 4 क्या है कि मार्क्सवाद में मानव विकास की अंतिम परिणति साधन संपन्न वर्ग युक्त समाज की स्थापना माना है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि वर्ग युक्त नहीं बल्कि वर्ग मुक्त, साधन संपन्न होना चाहिए पर वर्ग मुक्त होना चाहिए। वर्ग मुक्त समाज की बात करते हैं, न कि वर्ग युक्त की। 65वें में 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 66वें में हो जाएगा कि किसमें 2 से अधिक उपसर्ग है, दुर्व्यवहार में 2 से अधिक उपसर्ग है, ठीक है ना। 2 दुर प्लस वी भी होता है एक उपसर्ग, है ना। तो 2 उपसर्ग है दुर्व्यवहार में। 67 वाला है कि इस तन का दिवा करो बाती मेलो जीवो, और लोही से चो तेल जो कब मुख देखो पीओ, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा कथन गलत सही माना है इन्होंने कि लोही के उल्लेख में फारसी का प्रभाव है ना। 67 का आंसर हो जाएगा 3, बिल्कुल ये भी सही है। इन लोही जो शब्द है ना, लोही जो शब्द है एक प्रकार से वो जो बाती के लिए आता है ना, वो आता है फारसी का प्रभाव है इसमें, ये सही बात है यहाँ पे। 68वां प्रश्न देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दूरी, सामीप्य, नैकट्य, ये एक प्रकार से एक अलग अर्थ बता रहा है कि घबराहट जो है वो भिन्न है यहाँ पे, है ना। तो ये घबराहट सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण से बना हुआ भाववाचक संज्ञा नहीं है घबराहट। 69वां प्रश्न देखिए आप, गिर रहे थे घुंघराले बाल, है ना, अंश अवलंबित मुख के पास, नील गन शावक से सुकुमार सुधा बरने को विदु के पास। इस क्वेश्चन पे बहुत डाउट था, बहुत सारे लोग कह रहे थे इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए। तो इसमें कौन सा दोषपूर्ण टिप्पणी वाला विकल्प है
तो इसमें जो दोषपूर्ण माना है इसने वो चौथा माना है कि कंधे से नीचे लटकते हुए बालों का वर्णन। ये बिल्कुल सही भी कहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो श्रद्धा के बाल थे ना वो सिर्फ कंधों से नीचे नहीं थे, कंधों तक ही थे, छोटे-छोटे बाल थे उसके, है ना? इसलिए चौथा आंसर सही मानते कंधों से नीचे तक लटकते हुए। तो कंधों से नीचे तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंधों तक ही हैं। ठीक है ना? ऐसा कहते हैं और ये सही भी है मेरे हिसाब से कि बाल अंश अवलंबित मुख के पास, अर्थात मुँह के पास कंधा ही तो है ना अपने पास देखा जाए तो। तो ये सही बिल्कुल भी है। क्या मतलब ये कि छोटे-छोटे बादल सही है, यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार सही है और मुख की तुलना की गई है सुधाकर से, ये भी सही है। और वाक़ई में बाकी जो है सही होना भी चाहिए, छोटे-छोटे बादल भी सही होना चाहिए था। एक आंसर की मतलब छोटे-छोटे बादल को सही आंसर माना था जो कि गलत है। चौथा आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए, कंधों से नीचे लटकते हुए बालों का वर्णन, जो कि एकदम सही है क्योंकि ये गलत पूर्ण व्याख्या है। 70वां देखिए कि किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिरी के सिर से। किसने ला टकराया भाई? है ना? यहाँ पे बताना है कि देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से, यहाँ पे समझने की दृष्टि से अनुपयुक्त विकल्प बताना है यहाँ पे। उसी का अर्थ है पानी की तीव्र लहर, है ना? तो किंतु तो ये गलत हो जाएगा कि पानी की तीव्र लहर ने नहीं जा टकराया था। वो जो नाव थी ना उस नाव ने फिर से जा टकराया था। नाव थी, वो नाव में जो मनु बैठ गए थे उसी ने ला टकराया था, है ना? इसलिए एक आंसर हो जाएगा इसका 70 में 1। 71 है कि विरेचन सिद्धांत के अनुसार भय और करुणा के संबंध में बताने वाला सही विकल्प कौन-सा है? ठीक है ना? 71 में विरेचन सिद्धांत के अनुसार भय और करुणा में संबंध। तो 74वां ऑप्शन है कि भय मूल भाव है जिससे करुणा उद्भूत होती है ना? ये सही विकल्प माना है कि भय जो है वो मूल भाव है जिसके अंदर से करुणा का उद्घाटन होता है या करुणा वहाँ से उद्भूत होती है। ये चौथा वो विकल्प यहाँ सही माना है। आंसर की में 71 में 4। 72 हो जाएगा कि आधे अधूरे के संदर्भ में कौन सा कथन गलत तथ्य है? तो कौन सा गलत तथ्य है भाई आधे अधूरे के संबंध में? आधे अधूरे जो लगा हुआ है हमारे, काले सूट वाला आदमी पुरुष सार की भूमिका में है, जो ज़िंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए हुए है, जबकि ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो पहला पुरुष होता है वो तो, है ना? तो ये एक 72 में 4 है, ये गलत तथ्य है। कुल मिला के बात ये सही भी है, आंसर सही हो जाएगा 72 में 4 क्योंकि यही वाला गलत है। राजस्थानी भाषा का विकास जो है शोरतीन अपभ्रंश से माना है 73 में 4। 74 वाला प्रश्न हो जाएगा अपना कि इनमें से अलंकारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन छाँटना है कि जहाँ एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त शब्द के जहाँ एक ही बार प्रयुक्त शब्द के एक से अधिक ग्रहण अर्थ ग्रहण किए जाते हैं वहाँ भी यमक अलंकार होता है क्या? नहीं होता है, गलत है। क्योंकि जहाँ पे एक ही बार प्रयुक्त शब्द के एक से अधिक ग्रहण अर्थ ग्रहण करेंगे तो वहाँ श्लेष अलंकार होगा ना यार, ठीक है ना? यमक अलंकार नहीं होगा, गलत हो जाएगा 74 में ये। 75वां देखो, ओस बिंदु चुग रही है हंसनी मोती जान को, है ना? और ये 1000 बार पढ़ा है यार, भ्रांतिमान अलंकार है कि ओस को जो बूंदे हैं ना उसको क्या हो रहा है, हंस के मोती समझ रहा है। भ्रांति हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे संदेह थोड़े ना है, भ्रांति हो गई यहाँ पे सीधा। 76 वाला हो जाएगा, 76 वाला प्रश्न जो है, अनुभव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? फिर से गलत क्वेश्चन छापना है। चौथा ऑप्शन है अनुभवों का सामाजिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये सही है, क्योंकि अनुभवों का सामाजिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत है, पड़ता है, ठीक है ना? हमको हरि की कथा सुनाओ और अपनी ज्ञान कथा को ऊधो, मथुराई में गाओ और नागर नार भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव। बहुत बार पूछा पढ़ा है अपन ने ये कि नगर के नारी से अर्थ है यहाँ पे कुब्जा, ठीक है ना? नगर की नारी अर्थात मथुरा की गोपियाँ, कुब्जा के बारे में कहा है ये। 78वां प्रश्न है, पाता हूँ निज को कोह के भीतर, विलुब्ध नेत्रों से देखता हूँ द्युतियाँ। कविता की उक्त पंक्तियों में सर्वाधिक रूप से कौन सा प्रकट भाव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? तो 78 वाला प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा हमारे 3 कि भय और कातुरता का भाव है यहाँ पर, ठीक है ना? कवि के अंदर जो है भय और कातुरता का भाव है, कातरता का, ये अंधेरे में से कविता से लिया गया कथन है। 79 वाला प्रश्न हो जाएगा, गोदान के संदर्भ में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? गोदान में, है ना? गोदान में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो गोदान में धर्म भीरु मिल मालिक का अंकन करना है ना, गलत हो जाएगा क्योंकि जो मिल मालिक था वो धर्म भीरु बिल्कुल भी नहीं था। वो तो खुद ही प्रकार से दूसरी महिलाओं से भी अपने संपर्क बनाने के प्रयास करता था और भी उसकी बातें हम पढ़ते हैं। कुल मिला के धर्म भीरु तो बिल्कुल भी नहीं था। अब चौथा ऑप्शन क्या है? अंतरजातीय विवाह की समस्या बिल्कुल मिलती ही है ना, अंतरजातीय अलग अलग जाति के लोग विवाह करने का, ये तो हमको मिलता है वहाँ पे
क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जो दाता दिन माता दिन वाला केस देखते हैं हम, सीलिया वाला, वहाँ पे भी है शोषक वर्ग का चित्रण पूरे उसमें है ही। सही है। तो किस्सा गोई में घटनाओं के स्थान पर मनोवैज्ञानिक स्थितियों से दीप्त मानवीय व्यापार का अंकन है ना, तो ये भी इसमें मिलता है। ठीक है। पर ये धर्म भीरू, अब कुछ लोग कहते हैं कि पहला भी गलत होना चाहिए, पर जो दूसरा ऑप्शन है वो तो देखो आप, धर्म भीरू मिल मालिक का अंकन तो दूर दूर तक ही नहीं है ना। पहला तो हम फिर भी मान सकते हैं कि भाई किस्सा गोई के स्थान पर मनोवैज्ञानिक स्थितियों से है ना, दीप्त मानवीय व्यापार का अंकन। ठीक है ना। 80 वाला क्वेश्चन है कि घन आनंद जीवन भूल सुजाने के कौन द न हो कहूँ दर से, है ना। इस पंक्ति में कौन सा विकल्प गलत है? श्लेष अलंकार है। मैंने आपसे कहा था कि भाई घनानंद शब्द जहाँ पे भी आ जाए दो श्लेष अलंकार होगा ही सही। सगण का प्रयोग भी होगा बिल्कुल, ये हम पढ़ते हैं ना, ये माता राजभान सलगा, तो सलगा 112 आ रहा है, बिल्कुल 112 आ रहा है। घनानंद में भी 112, नद में भी 112, जीवन वन मूल में भी 112। ठीक है। ल सुजान में भी 112, ये सही है। और इसमें क्या है, जड़ीभूत होना, ये गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ पे जड़ीभूत होना जैसा कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए घन आनंद जीवन मूल सुजान की कौंद न हो न कहूँ दर से, है ना, क्योंकि यहाँ पे दर्शन नहीं हो रहे उस वाली बात की यहाँ पे अभिव्यक्ति हो रही है। 81वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक सेकेंड रुको, गलत कथन छाटना है यहाँ पे कि गलत कौन सा युग्म है ना, गलत युग्म। ये कह रहा है कि काव्य अलंकार सूत्रवर्ती जो है दंडी किए गए, ये गलत हो जाएगी। नहीं, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती जो है वामन की पुस्तक है, न कि दंडी की, इसलिए गलत हो जाएगा ये। 82 में फिर से गलत निकालना है अपन को कि कृत्रिम वेशभूषा आदि को कायिक अनुभव माना जाता है क्या? नहीं माना जाता, आहार्य कहा जाता है उसको, है ना, आहार्य। ठीक है ना। आहार्य जो सात्विक भाव हम पढ़ते हैं उसमें एक आहार्य भी होता है, जिसमें कृत्रिम वेशभूषा आदि की बात की जाती है। कायिक तो वो होता है जो शरीर की जो चेष्टाएं होती है ना, हाथ पाँव हिला के हम बताते हैं कोई भी चीज़, मुंह से बोल के बताते हैं तो वाचिक होता है। 4 प्रकार के होते हैं अनुभव, है ना, उसमें आहार्य होता है वो। 82 का 2 आंसर होगा, सही बात है। 83 हो जाएगा, विरेचन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विरेचन से भावात्मक परिष्कार होता है, बिल्कुल सही बात है। 83 में एक माना है, सही बात है। 84 वाला प्रश्न देखिए 84 में, गलत विकल्प चूज करना है। पुरुषवाचक आप केवल मध्यम पुरुष में आता है क्या? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, क्योंकि ये गलत है कि पुरुषवाचक आप जो है केवल मध्यम पुरुष में नहीं आता है। तो आप जो है ना, आप वो तो और जगह भी यूज करते हैं ना, हम निजवाचक में भी तो यूज करते हैं ना। इसलिए फिलहाल तो ये आंसर सही माना है कि ये गलत है, केवल मध्यम पुरुष में आता है, इसलिए इसने गलत कहा है। भाई केवल मध्यम पुरुष में तो नहीं आता है, ठीक है ना, इसलिए। बाकी देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए था। फिलहाल तो ये 2 माना है, 84 का 2, और यही होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 85 वाला देखो आप 85 पर, इस समुच्चय बोधक अवयव को किस में नहीं है ना। तो समुच्चय बोधक अवयव होता है समुच्चय, यानी कि 2 युग्म बनना चाहिए कुल मिला के बात ये 2। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भाग गया, तो एक बात हो गई सूरज निकलने की, और एक बात हो गई अंधेरा भागने की, तो ये सही है। राम श्याम का मित्र है लेकिन दोनों में अनबन है। भाई मित्र है ये अलग बात है, और अनबन है ये अलग बात हो गई, तो 2 बातें मिक्स हो गई। और मोहन आएगा और मैं जाऊंगा, तो मोहन आएगा ये अलग बात हो गई, और मैं जाऊंगा ये अलग बात हो गई, तो फिर से 2 बात हो गई। मैं भी ये काम कर सकता हूँ, तो बस यहाँ पे कौन सी 2 बातें निकल रही है? नहीं निकल रही ना। ये समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण नहीं है। निपात जरूर कर सकते हैं, यहाँ पे भी जो है वो निपात है, परंतु समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण नहीं। 86 वाला देखिए कि काव्य शास्त्र के आचार्य और उनके ग्रंथों में संबंधित कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। फिर से यहाँ ग्रंथ बताने हैं, तो काव्य मीमांसा जो है वो ग्रंथ जो है भामा का बिल्कुल भी नहीं है। भामा का जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं वो काव्य अलंकार पढ़ते हैं। काव्य मीमांसा जो है राजशेखर का ग्रंथ है, इसलिए इसको भी गलत हो जाएगा ये भी। 87 वाला प्रश्न देखिए कि आधे अधूरे के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ना। इसके पात्र स्थितियों एवं मनस्थितियों आदर्श परक और विश्वसनीय है ना। देखो आधे अधूरे के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है छाटना था, तो इसने कहा ना कि इसके पात्र स्थितियों और मनस्थितियाँ जो है वो आदर्श परक और विश्वसनीय है। देखो इसने ये आदर्श परक की जगह गलती कर दी। विश्वसनीय तो है क्योंकि ये समाज में घटित होने वाली घटनाएं तो है ना, ये तो है ही नहीं कि भाई कोई आदर्श परक बात है या फिर कोई कल्पना लिखी हुई है, नहीं। आदर्श की जगह यथार्थ आता ना तो हम बढ़िया तरीके से इसको सही मानते हैं, पर ये यथार्थ होना चाहिए था, यहाँ पे आदर्श नहीं होना चाहिए था, अतः ये गलत हो जाएगा। 87 में 2 हो जाएगा आंसर। 88 वाला क्वेश्चन है कि महाभोज उपन्यास के संदर्भ में फिर से गलत बताना है।
कि राजनेताओं में जनता के प्रति ईमानदारी और सहानुभूति है। अगर ये तो महाभोज के संदर्भ में नहीं होता, ऐसे ही पूछा जाए ना कि क्या राजनेताओं में जनता के प्रति ईमानदारी होती है, तो आप वैसे ही बोल दो कि अरे यार क्या मजाक कर रहा है यार। तो उपन्यास में कहाँ से आ सकता है ना, गलत हो जाएगा ये। तीसरा ऑप्शन है जो गलत है, क्योंकि राजनेताओं में जनता के प्रति ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं होती है। ये इस क्वेश्चन में भी कहा गया है, इस प्रश्न में भी, इसलिए 3 हो जाएगा। 89 वाला प्रश्न देखिए, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा विवाद पैदा हुआ था। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराधे समर, है ना। राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी रचना, नगेंद्र की पुस्तक है ये, राम की शक्ति पूजा निराला की कालजयी कृति नाम से, उसके अंदर से प्रश्न लिया गया था ये। इसमें कौन सी दोषपूर्ण व्याख्या है? तो देखो, रवि हुआ अस्त यानी कि सूर्य जो है वो बंद खत्म हो चुका है, मतलब एक प्रकार जा चुका है, ठीक है ना। ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराधे समय, अर्थात जो एक ऐसा युद्ध था खत्म हो चुका है, जो कि अभी उसका रिजल्ट नहीं निकला है, पर अमर रह गया ये आज, क्योंकि आज के युद्ध में कुछ नया हुआ था। तो युद्ध में किसी की जय पराजय नहीं हुई, ये बिल्कुल साफ बात है। युद्ध में राम का पक्ष निर्बल रहा। अब कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध में राम का पक्ष निर्बल रहा, ये सही होना चाहिए था, है ना, क्योंकि इन पंक्तियों से तो अर्थ निकल ही नहीं रहा। उक्त पंक्तियों से अगर पूरी कविता दी होती तो भी हम मान लेते। पर जो आंसर माना है 89 का, वो आंसर माना है क्या? दूसरा, कि युद्ध में अल्पकालिक प्रभाव का वर्णन, है ना। 89 का जो आंसर माना है वो 2 माना है, युद्ध के अल्पकालिक प्रभाव का वर्णन। ये इसने आंसर माना है कि भाई यहाँ पे युद्ध के अल्पकालिक प्रभाव का वर्णन जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 2 आंसर इसने सही माना है, इसे याद रखना। 90 वाला प्रश्न देखिए कि चौपड़ी मांडी चौहटे अरद उरद बाजार, वही वाली बात है, कबीर का प्रश्न है। गलत कथन बचाटना यहाँ पे, तो गलत कौन सा है कि चौपड़ पर गेरू रंग से मांडना मंडा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। कोई मांडना वांडना रंग की बात यहाँ पे नहीं की गई। 91 वाला प्रश्न देखिए, करोचर उसके अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में फिर से गलत कथन छाटना है कि वे सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई भेद नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, क्योंकि सहज ज्ञान जो आंखों से देखते हैं ना वो, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान, मतलब जो हम, प्रत्यक्ष ज्ञान तो होता है जो सामने दिखाई देता है, सहज ज्ञान जो होता है वो जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिल के अंदर जो हम पैदा करते हैं ना, उसको मानते हैं। वह उसमें कोई भेद नहीं करते। कैसे नहीं करते? गलत है वो। आपने जो आपकी कल्पना की है दिमाग में, जो आपने चित्र बनाया है, क्या वैसा का वैसा चित्र आप बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते ना, क्योंकि दिमाग जो होता है वो हमेशा आदर्श चीज़ को खोजता है, और हमारे सामने जो आती है वास्तविकता उस आदर्श से भिन्न नहीं होती है। तो क्रोच गलत मानते हैं इस चीज़ को। वो भौतिक जगत की वस्तु को और कल्पना जगत की वस्तु को, दोनों को भिन्न मानते हैं, जबकि इसने कहा भेद नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा। 91 में 1 हो जाएगा आंसर, सही यही है ना। 92 है भगत 92। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की श्रद्धा और भक्ति निबंध में वर्णित विचारों की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति निबंध के संदर्भ में वर्णित विचारों की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रद्धा और भक्ति के संदर्भ की प्रेम में विस्तार अधिक होता है और श्रद्धा में घनत्व। और जब श्रद्धा और भक्ति निबंध पढ़ाया था तो कह दिया था कि ये अंतर पूछेगा, क्योंकि प्रेम में विस्तार नहीं होता अधिक भाई, प्रेम में तो घनत्व अधिक होता है, जबकि श्रद्धा में होता है विस्तार तो अधिक। श्रद्धा होती है एक प्रकार से कि बस प्रमोशन करते जाओ, मार्केटिंग मार्केटिंग करते जाओ, बस मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग। अब क्या प्रेम की मार्केटिंग करोगे बताओ? क्या प्रेम का प्रमोशन करोगे? नहीं ना। तो प्रेम में जो है विस्तार अधिक होता है और श्रद्धा में घनत्व, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेम में होता है घनत्व अधिक, श्रद्धा में होता है विस्तार अधिक, ठीक है। 93 वाला है कि संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? कि मोहन घर तक गया है, बच्चे बहुधा हटी हैं, ठीक है ना। इन दोनों में से आंसर होगा 93 का जो आंसर माना है ऑफिशियल आंसर की में, वो माना गया है 3। इन बच्चे जो है बहुधा हटी होते हैं, यह होगा इसका उत्तर, तीसरा वाला, ठीक है ना, क्योंकि इसमें संबंध सूचक अवयव नहीं है। ये मोहन घर तक, तो मोहन का घर से संबंध है, ठीक है ना। ये तीसरा वाला उत्तर सही होगा, क्योंकि इसमें संबंध सूचक अवयव नहीं है। 94 वाला प्रश्न हो जाएगा कि सो इस खड़ी पाई के कारण इसका नाम खड़ी बोली बहुत ही सार्थक है, ये मान्यता किसकी है? ये किशोरीदास वाजपेयी का उत्तर हो जाएगा, ये है ना, किशोरीदास वाजपेयी। खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से ब्रज बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है? मथुरा है, करौली है, भरतपुर है, सहारनपुर नहीं है, ठीक है, सहारनपुर हो जाएगा उत्तर। 96 का उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि के संदर्भ में गलत है।
कि वर्णों का एक से अधिक बार उच्चारण होता है। वर्णों का एकाधिक उच्चारण, ये गलत हो जाएगा। नहीं, एक वर्ण का एक ही उच्चारण होता है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है, 97 वाला प्रश्न हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही नहीं है। मंदाक्रांता जो है समव्रत छंद है, बिल्कुल। द्रुत विरत इस छंद व्रत छंदों का एक भेद है, बिल्कुल है ही सही, क्योंकि ये दोनों के दोनों वार्णिक छंद है। और मंदाक्रांता में 5 5 7 पर वर्णों पे यति होती है, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होती है। म भ न त त ग ग है ना, म भ न त त ग ग होगा इसका। 5 5 7 पे यति नहीं होती, गलत हो जाएगा ये, है ना। इसलिए 3 उत्तर होगा इसका। इसके बाद है अगला प्रश्न, कौन सा है, 98 है ना। विखंडनवाद के संदर्भ में फिर से गलत कथन छापना है। ये टेक्स्ट में मौजूद अर्थ को निश्चित और पक्का और पूरा मानता है, ये गलत हो जाएगा। नहीं मानता है। हर चीज़ को वो क्या करता है कि हर चीज़ के हर बार अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं, इस चीज़ को वो स्वीकार करता है। इसलिए किसी भी अर्थ को वो निश्चित, पक्का और पूरा कभी भी नहीं मानता है। तीसरा होगा इसका आंसर, विखंडनवाद। अपने स्वार्थ को सबको, 99 प्रश्न है। चुप करी रहो मधुप रस लंपट, तुम देखे अरबो, है ना, में संबोधित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे किसको संबोधित नहीं किया गया है, तो अपने स्वार्थ, सब अपने अपने स्वार्थी होते हैं भाई, ये बताओ। तो ब्रह्मर भी स्वार्थी होता है, उद्धव जी भी स्वार्थी, कृष्ण जी भी स्वार्थी है। सबके सब छोड़ के चले जाते हैं, है ना। और तुम भी उद्धव जो है स्वार्थी बनकर आया हो यहाँ पे। तो 3 अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन वाला इसका अर्थ नहीं है। यहाँ पे जो अर्थ नहीं है ना, वो बताना था कि कौन सा अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो वाला अर्थ नहीं है, ठीक है ना। पहला उत्तर इसका सही होगा। 100 वाला प्रश्न देखिए कि छंद विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सोठा की गणना जो है मात्रिक छंद में होती है, बिल्कुल सही बात है। सोठा मात्रिक छंद है 11 13 मात्रा का। दोहा और सोठा दोनों ही अर्धसम छंद है, बिल्कुल 13 11 और 11 13 के। गीतिका के प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती है, सही बात है। और सोठा के विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्रा होती है, गलत है ये। बल्कि विषम चरणों में तो होती है 11, सम चरणों में होती है 13। 101वां प्रश्न देखो आप, अलंकार सिद्धांत के बारे में असंगत छाटना है। चौथा ऑप्शन है कि जयदेव ने अपने ग्रंथ अलंकार सर्वस्व में अलंकारों की अनिवार्यता का समर्थन किया है ना। तो पहली बात तो जयदेव का है ही नहीं अलंकार सर्वस्व, तो है ना। अलंकार सर्वस्व तो है किसका ग्रंथ है ये, महिम भट्ट का, है ना। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, पर किसका ग्रंथ है मुझे बताना, क्योंकि जयदेव का तो चंद्रालोक है। ठीक है, अलंकार ग्रंथ किसका है, अलंकार सर्वस्व मुझे बताना। महिम भट्ट का मुझे लग रहा है, कमेंट करके बताना मुझे। 102 वाला प्रश्न कहता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के अनुसार अमानक प्रयोग है। सर्वनाम का साथ यदि 2 कारक चिन्ह हो तो दोनों को मिलाकर लिखा जाना चाहिए। जैसे राम ने के, अब ये 2 मान लो कारक चिन्ह आ गए, तो क्या दोनों को एक साथ लिखोगे क्या आप, राम ने के, इस टाइप से, है ना। गलत हो जाएगा, ये साथ मिलाकर लिखा लिखा जाना चाहिए, गलत है ये, नहीं लिखा जाना चाहिए। तीसरा होगा इसका उत्तर। 130वां प्रश्न है, 103वां, कि बाहुबली ही तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन वर्ण के साथी हैं, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। पुरस्कार कहानी में ये, और ये इन्हें किसके लिए आया, ये आया अरुण के सैनिक। बहुत बढ़िया, 103 में 1 हो जाएगा। नागमती वियोगखंड का 12 मास आषाढ़ महीने शुरू होता है, सबको पता है, 104 में 3 हो जाएगा। मेरा पदावली में गर्भ मगवा हरण, तो मगवा और मधवा का अर्थ मैंने आपको बताया था इंद्र के संदर्भ में, है ना। इंद्र हो जाएगा इसका आंसर। 105 में इंद्र हमने पढ़ा था, पहला ही पद था ये। 105 का 1 हो जाएगा आंसर। परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा की पदावली काव्य भाषा में किस समूह को शामिल नहीं किया गया है। कि मीरा पदावली में जो है खड़ी बोली पूर्वी भी है, पंजाबी भी है, पर बागरू और बुंदेली शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है ना। तीसरा उत्तर हो जाएगा सही। 107 का हो जाएगा कि त्रासदी के संदर्भ की कौन सी विशेषता नहीं है। कि त्रासदी में कार्य व्यापार जो होता है वर्ण्य होता है, अभी उन्हें नहीं हो जाए होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये त्रासदी की विशेषता नहीं है। अभिनय भी जो होता है ना कार्य व्यापार होता है, बल्कि, है ना। अभिनय जो होता है वो होता है वर्ण, नहीं कार्य व्यापार। 107 का आंसर 1 होगा, जो कि सही है। 107 में 1। महाभोज उपन्यास में मनु भंडारी का आत्मकथ्य क्या है। अपने व्यक्तिगत अंतर्द्वंद को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसका आंसर माना गया है। 108 का आंसर 3 माना गया है, कि अपने व्यक्तिगत अंतर्द्वंद को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। 108 का आंसर हो जाएगा 3।
109 का आंसर माना गया है क्या कि कोल्ड्रिज अपने कल्पना सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो कोल्ड्रिज क्या कहते हैं कि वे काव्य में बुद्धि पक्ष को ही प्रधानता देते हैं। ऐसा हो सकता है क्या, ये बताओ आप मुझे। हाँ, कोल्ड्रिज जो है बुद्धि पक्ष को प्रधानता नहीं देते हैं बल्कि हृदय पक्ष को भी प्रधानता देते हैं, बल्कि ज़्यादा प्रधान मानते हैं, है ना, हृदय पक्ष को ज़्यादा। तो तीसरा हो जाएगा यहाँ पे गलत, क्योंकि गलत कथन ही छाटना था, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। 110वां प्रश्न है कि चार्ल्स जेंक्स के अनुसार पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था। पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब क्या होता है, उत्तर आधुनिकतावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है। आर्नोल्ड टोएम्बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा है और ये सही भी है। देरिदा के चिंतन के समय विरोधी कथन कौन सा है। तो 104 में हो जाएगा कि 111 में कि ये वाक केंद्रित सत्यों को स्वीकार करते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, ये वाक केंद्रित सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। 111 का हो जाएगा 4 आंसर। 112 है फिर भूंजे सी सजीव न बारो, इस पे कौन सा अर्थ हो जाएगा कि भाड़ में चने का भुना जाना। जबकि यहाँ पे फिर भूंजे सी में भुनने का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पे चना वना भाड़ वाड़ इसका कोई अर्थ नहीं है ना। दूसरा अर्थ जो है यहाँ पे अर्थ नहीं निकल रहा है। 113वां हो जाएगा, अब मोही ले चली ननद के वीर अपने देसा, इन पंचन मिली लूटी है कुसंग आही सदेसा, है ना। कि है ननद के वीर, अब ननद का वीर का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, आत्मा का स्वामी। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, सही भी यही है। पचरंग चोला पहन सखी में झिरमट खेलन जाती है, कौन सा अर्थ नहीं है। तो पचरंग चोला पहन सखी में झिरमट खेलन जाती, अर्थात में 5 तत्व, शरीर सही है, लुका छुपी का खेल सही है, सदगुरु यहाँ पे भी कहीं अर्थ नहीं निकल रहा है। 114 का जो सही उत्तर होगा वो 3 होगा, 114 में 3। 115 क्या होगा कि मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका है, मेरी तरफ से ये अंत है उसका, निश्चित अंत, है ना। आधे अधूरे में ये कथन किसके सामने कह रही है वो स्त्री, उसका लड़का और उसकी बड़ी लड़की के सामने। ठीक है ना, यस 115 में 4 होगा, सही भी है ये। 116 है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। मेवाड़ी जो है वो दक्षिणी राजस्थानी की बोली है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये कि मेवाड़ी जो है वो दक्षिणी राजस्थानी की बोली है। इसमें डाउट है, वैसे जो सही आंसर है वो 3 माना गया है, लेकिन इसमें डाउट है क्योंकि जो पहला है कि हारडोती जो है पूर्वी मध्य की बोली है ना। तो इसमें वैसे डाउट है, वैसे तो इस प्रश्न में देखते हैं कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, पर जो फिलहाल आंसर माना है 116 में वो तीसरा माना। ठीक है, 117वां देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक वर्णमाला में नहीं आता है। चारों ही वर्ण आते हैं ये। ठीक है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा, डिलीट हो गया ये प्रश्न ही है, पहले से डिलीट करते हैं पहली आंसर की में। 118 है, वाक्य रसात्मक वाक्यम। विश्वनाथ की पंक्तियाँ हैं, 1000 बार पंक्तियाँ एग्जाम में पूछी गई है, पूछी जाएगी आके भी, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही। भगति बगायो लोग कहकर तुलसीदास ने भक्ति को विमुख करने का क्या कारण बताया है। कि गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग, गोरखनाथ ने जैसे योग साधना को जागृत किया है, लोगों के मन से भक्ति को भगा दिया है ना। 119 से का एक आंसर होगा, सही भी है। 120 है कि सौंदर्य के नदी नर्मदा में मंडला से छिन्न गांव तक जो दंपति है वो जूते उतार लेते हुए, क्योंकि उधर उनका खलियान था। ठीक है, 120 में हो जाएगा 4। 121 में हो जाएगा कि ध्वनि सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अविवक्षित तान्य वाच्य ध्वनि अविदा शब्द शक्ति पर आधारित होती है, ये गलत हो जाएगा, नहीं। अविवक्षित वा अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है वो नहीं होती, बल्कि विवक्षित तान्य वर वाच्य ध्वनि जो होती है वो अविदा शब्द शक्ति पर आधारित होती है, जबकि अविवक्षित तान्य वर वाच्य ध्वनि जो है वो लक्षणा शब्द शक्ति पर आधारित है। 121 का 3 हो जाएगा आंसर। 122वां हो जाएगा कि कौन से विकल्प की दृष्टि से कौन से शुद्ध है ना। ये तीनों ही सही है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सरोजनी प्रदर्शनी और दायित्व, ये तीसरा वाला सब है, शुद्ध है यहाँ पे, क्योंकि ये सारे शुद्ध है और शुद्ध का ही चयन करना था। 123वां है कि राजस्थानी के संदर्भ में कौन सा गलत है। ठीक है ना, कि ब्रज की ओर झुकी हुई राजस्थानी डिंगल कही जाती है, गलत है ये, क्योंकि ब्रज की ओर झुकी हुई राजस्थानी जो है पिंगल कहलाती है, पिंगल न कि डिंगल। ठीक है ना, पिंगल कहलाती है। 123वें में 2 हो जाएगा। 124वां है कि उल्लाला छंद से संबंधित दोषपूर्ण कथन बताना है, कि उल्लाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। बिल्कुल, कि उल्लाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं नहीं होती है, बल्कि सम चरण में तो होती है 13 और विषम चरण में होती है 15।
ठीक है ना, बल्कि प्रत्येक चरण में नहीं आना चाहिए, प्रत्येक पंक्ति होना चाहिए था। आप अगर प्रत्येक पंक्ति में 28 मात्रा होती है तो हम सही मान लेते हैं, पर ये प्रत्येक चरण में नहीं बल्कि प्रत्येक पंक्ति में 28 मात्राएं होती है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर 4 बना है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि चरण और पंक्ति ये देकर गुमराह गया है, बाकी सही यही है ना। चौथा ऑप्शन सही माना है। 125वां देखो कि मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है। कि मानवतावाद और लोकमंगल की भावना से इस साहित्य का कोई संबंध नहीं है। गलत हो जाएगा ये। ऐसे नहीं है बिल्कुल। मानवतावाद और लोकमंगल की भावना से ही तो इनका संबंध जुड़ा हुआ है। सौंदर्य की नदी नर्मदा में ग्वारी घाट से बरमान घाट यात्रा में अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में गाकड़ को तो प्रकृति कहा है, पूरी पराठे को विकृति कहा है और रोटी को क्या कहा है, संस्कृति कहा है। 127वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य चिंतन में उत्तर आधुनिकता जो शब्द है जो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रचलित हुआ था। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक इसमें कहा है कि हिंदी साहित्य में उत्तर आधुनिकता शब्द जो है कब प्रचलित हुआ था, है ना। अब कुछ लोग इसका 7वें दशक लगा के आए हैं, पर 7वें दशक में तो जो है उत्तर आधुनिकता की शुरुआत होती है। हिंदी साहित्य चिंतन में प्रचलित हुआ है ये 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। हालांकि इसमें भी थोड़ा डाउट तो रहेगा इसे, पर आंसर की मैं दूसरा उत्तर सही माना है, जो कि सही बैठना भी चाहिए, है ना। 128वां देखो अब आप, यही माँ उपजे रस मूल, ठीक है ना। फिर से ये नागमती की आ गई। यही माँ उपजे रस मूल, तू सो भोर मोर जोबन फूलू, नैन चुवई जस महावट नीरू, और तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू। तो यहाँ पे महावट और सर का क्या अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे बताना है यहाँ पे कि कौन सा अर्थ नियतार्थ नहीं है ना, ये बताना है जो अर्थ नहीं है। तो यही महा सर चीरो, यहाँ पे जो है घाव की बात भी की जा रही है, माँ की छड़ी भी है, बाण की बात भी है। सरोवर नहीं है यहाँ पे, है ना। सरोवर का अर्थ यहाँ पे नहीं निकल रहा है, महावट नीरो, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना सर चीरू, यहाँ पे हो जाएगा एक प्रकार से बाण का चीरा लगना, है ना। ये अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, जबकि सर का अर्थ यहाँ पे सरोवर नहीं है, सर का अर्थ होगा यहाँ पे बाण, चीर का अर्थ है चीरा लगना यानी घाव, और महावट तो हो जाएगी महा की जड़ी। 129वां देखो आप, कुंडलिया छंद के बारे में गलत बताना है। कुंडलिया जो है सममात्रिक छंद है क्या, नहीं, गलत है। कुंडलिया संयुक्त छंद है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा अपना विषम मात्रिक छंद, ये ना, गलत है, ये सममात्रिक नहीं है, संयुक्त छंद है विषम मात्रिक। 130वां देखो आप, पोलिस के कल्पना सिद्धांत के बारे में फिर से गलत बताना है। ये मुख्य कल्पना जो है वो गौण कल्पना की प्रतिध्वनि है, ये गलत हो जाएगा। या फिर गौण कल्पना जो है ना वो मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, प्रतिध्वनि है। 131वां है कि मैं भी पादा बन गया हूँ, ये वजीरा सिंह कहता है, उसने कहा था कहानी में। लाज ने लपेट चितवनी भेद बाई भरी में, यहाँ आचार्य विश्वनाथ ने कौन सी व्याख्या नहीं की गई है, तो यहाँ पे लपेटी से आश्रय है आवरण के रूप में लपेटना, ये आंसर सही माना है और ये सही भी होना चाहिए मोटा मोटा, कि लपेटी से आश्रय है आवरण के रूप में लिपटना। 133वां है कि लोलारस के काव्य शास्त्रीय सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो गलत बताना है कि कलागत काव्य तत्वों को वे 4 वर्गों में बांटते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि 3 वर्गों में बांटते हैं, 3 में, है ना। कलागत उद्धात तत्वों को ये 4 वर्गों में नहीं बांटकर 3 वर्गों में बांटते हैं। 133 का 3 हो जाएगा आंसर। 134वां प्रश्न है कि साधारणीकरण के संदर्भ में फिर से गलत बताना है कि रस निष्पत्ति की दृष्टि से साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अभिनवगुप्त ने किया है, गलत हो जाएगा ये। कि रस निष्पत्ति की दृष्टि से साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भट्ट नायक ने किया है, भट्ट नायक ने, अभिनवगुप्त ने नहीं किया है, तो इसलिए चौथा गलत है। 135वें में भी गलती छाटना है हमको कि अलंकार विषय कौन सा कथन गलत है, तो यमक और उपमा अलंकार की गणना शब्द अलंकारों में होती है, नहीं, गलत है ये। यमक और उपमा अलंकार में सिर्फ यमक अलंकार की तो शब्द अलंकार में गणना होती है, पर उपमा जो अलंकार है वो अर्थ अलंकार है, अर्थालंकार, ठीक है ना। 135वें का 1 हो जाएगा। 136वां है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी में, घोष का क्या अर्थ है, अहीरों की बस्ती में आया है वो, ठीक है, अहीरों की बस्ती। 137वां हो जाएगा कि जिस किसी रचना का पाठ या उन चीज़ों को उजागर करके सामने ला देना जिन्हें दबा दिया गया था, तो सिद्ध कर देना कि पाठ जो कुछ कहता है यही उसका ठीक ठाक अर्थ नहीं है। अब ऊपर जो बात करके आए थे ना कि पाठ जो कुछ कहता है वो अर्थ पक्का है ना, तो पक्का कैसे हो सकता है भाई, वो ठीक ठाक अर्थ नहीं है, उससे अधिक कुछ और भी है जो अनकहा छोड़ दिया गया है। ये बात कौन सी विचारधारा करती है, विखंडनवाद करता है। तो ऊपर वाला प्रश्न जो आंसर आया था ना विखंडनवाद का, वो वाला और ये वाला प्रश्न दोनों सेम सेम हो जाएंगे, ठीक है।
137 प्रश्न हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, 150 तक कर लेते हैं, फिर दूसरा पेपर जो है उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे अब, ठीक है। 138वां प्रश्न है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो देखो, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में जो गलत कथन है वो ये है कि अभिव्यंजना जो है वो आंतरिक प्रक्रिया है, लेकिन कला जो है बाह्य प्रक्रिया है। देखो, क्रोचे की जो डिक्शनरी से बाह्य शब्द तो है ही नहीं ना, मैंने आपको 1000 बार कहा था पहले भी, तो ये गलत हो जाएगा कि कला भी जो है ना वो आंतरिक प्रक्रिया ही है। जैसे अभिव्यंजना जो है वो आंतरिक प्रक्रिया है, वैसे कला भी बाहरी आंतरिक प्रक्रिया है, ये बाह्य नहीं है। भौतिक जगत में कोई चीज़ है ही नहीं उनके लिए, क्रोचे के संदर्भ में। 139वां प्रश्न देखिए कि संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाले जो अंक है ना, तो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप ही मान्य होगा। ये कौन से संविधान के किस अनुच्छेद में है ये बात? 343 के 1वें नंबर में ये कहा गया है, 343 1 में, है ना। और ये आसान क्वेश्चन था, सही हुआ होगा सबका। 140वां प्रश्न है कि शायर जले सकल बन दाजे मंच अहेरा खेले, उपयुक्त पंक्तियों में असंगत अर्थ बताना है। तो इंद्रिय रूपी हरण, है ना, यहाँ पे सही माना है कि इंद्रिय रूप जो हरिण है, हिरण की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे ये पंक्ति है ना, मंच अहेरा खेले, अथवा आत्मा रूपी जो मत्स्य की बात की गई है, शरीर रूपी वन की बात की गई है, लेकिन इंद्रिय रूपी हरिण की बात नहीं की गई, इंद्रियों की बात नहीं की गई है यहाँ पे, है ना। इसलिए इंद्रिय रूपी हरिण यहाँ पे आंसर होगा 140 में 2। 141 पाए कि तुलसी को भलो फिर तुम्हारे ही कियो कृपाल, कीजिए न विलंब बनी पानी भरी खाल है। अर्थात जीवन क्या है, क्षणभंगुर है। कवितावली की पंक्ति है, आसान पंक्तियाँ हमने पढ़ी हुई है। 142वां है कि एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। यहाँ पे गाय का अर्थ क्या है, इंद्रिया, कि हम जो हमारी जो इंद्रिया हमारे बस में आ जाती है योग करने के बाद, तो इसकी बात यहाँ पे की गई है। 142 का आंसर 3 होगा। 143 में फिर से गलत कथन छाटना है कि गलत कौन सा है। अरस्तु के सिद्धांत में, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में गलत है कि अनुकार्य केवल वे वस्तुएं होती है जैसी वे थी या है, कि ये गलत हो जाएगा, है ना। 143 का 2 है जो गलत है, अनुकार्य केवल वे वस्तुएं होती है जैसी थी या है, नहीं जैसी वे हो सकती है, ये भी होता है। 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, इसलिए 2 देकर यहाँ पे गलत कर दिया इसको। अनुकार्य 3 वस्तुएं होती हैं। 144वां हो जाएगा, अलंकारों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है कि नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम में यमक अलंकार है क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, मुझे तो एक अनुप्रास तो दिख ही रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे श्लेष अलंकार भी है। भाई यमक बिल्कुल भी नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना। 144 का 4। 145वां है, 5 प्रश्न और बचेंगे इसके बाद। इस समास का योगदान शब्द निर्माण की दृष्टि से अनुपयोगी है। अरे भाई, अगर अनुपयोगी होता तो हिंदी में हम समास पढ़ते ही क्यों, है ना। समास बहुत बड़े वाक्य को, बहुत छोटे एकदम 2-3 वाक्यों को तो तोड़ मरोड़ कर हम एक वाक्य में कर देते हैं ना, छोटा कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। समास का अर्थ क्या होता है, छोटा। व्यास मतलब बड़ा, समास का विपरीत व्यास। तो 145 का आंसर 2 होगा। अनुपयोगी है, ये गलत दे दिया इसने, उपयोगी है। 146वां हो जाएगा कि लग्यो सुमन है सफल आतप रोष निवार, बारी बारी आपने सींची सुहर देता बार। और इस प्रकार श्लेष अलंकार का कौन सा अर्थ नहीं निकल रहा है, आतप इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, पक्का डिलीट होगा, 200% है ये वाला प्रश्न तो, ठीक है ना, क्योंकि जो ओरिजिनल जो बुक है उसके अंदर आतप भी दिया हुआ है इसका आंसर। तो यहाँ पे आतप अर्थ होगा इसका, कि श्लेष अलंकार का अर्थ नहीं है, आतप होगा यहाँ पे, है ना। फिलहाल तो ये आंसर माना है। पहचाने हरि कौन मोह से अनपहचान को, त्यो पुकार मधि मोन कृपा कान मधि नैन जियो। 1000 बार ये छंद मैं पढ़ता रहता हूँ आपके सामने। घनानंद का सोठा है ये, सोठा, जबकि इसने कहा है दोहा है क्या, नहीं दोहा नहीं है, गलत है ये, सोठा है ये। 148वां देखो आप, कौन सा कथन गलत है कि ध्वनिवादी आचार्यों ने शब्द कौतुक प्रधान अलंकारों से युक्त काव्य को मध्यम काव्य के अंतर्गत माना है, ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मध्यम काव्य एक अलग काव्य है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, विस्तार से चर्चा करेंगे। मध्यम काव्य और गुणीभूत काव्य काव्य और ये सब अलग चीज़ें हैं, ध्वनि सिद्धांत पढ़ेंगे तब। पर इसका आंसर पहला ही जो गलत है कि ध्वनिवादी आचार्य ने कौतुक प्रधान अलंकारों से युक्त काव्य को मध्यम काव्य के अंतर्गत माना है, जो कि गलत हो जाएगा। 149वां देखो आप, कि सौंदर्य की नदी नर्मदा के अनुसार ओंकारेश्वर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है कि यहाँ नदी तट पर पेशवा का स्मारक बना हुआ है। ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है कि यहाँ पे पेशवा का स्मारक बना हुआ है, ये गलत है, नहीं बना हुआ है ना।
और 150वां हो जाएगा कि कुंतक के संदर्भ में कौन सा कथन विरुद्ध है ना, कि वाक्य वक्रता के अंतर्गत समस्त अलंकारों का शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार समाविष्ट है, ये गलत हो जाएगा। वाक्यकृता जिसे हम वस्तु वक्रता भी कहते हैं, उसके अंतर्गत हम समस्त शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार का समाविष्ट नहीं करते हैं, अतः ये गलत हो जाएगा। बाकी पद पूर्वार्थ को प्रकृति भी कहते हैं। प्रबंध वक्रता में प्रबंध के समस्त सौंदर्य का समावेश हो जाता है और एक या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति पर वर्ण विन्यास वक्रता कहलाती है। बिल्कुल 1, 2 और 4 सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। ये हमारे हो गए 150 प्रश्न। कोई भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये सारे के सारे जो ऑफिशियल आंसर के आ जाइए आरपीएससी ने जो जारी की है उसके अनुसार ये आंसर चूज़ किए गए हैं, ठीक है। पेपर 2 भी अभी हम करवा देंगे थोड़ी बहुत देर में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।